में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक विद्यालय यहां गौड़ाखाल के ही वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया। इस दौरान सीएम धामी ने यहां सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई 2 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में यहां सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा 10वीं बार यहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने और 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए सीएम धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज की कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्प का ही यहां पर आप देखिए ये दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। तो बीजेपी के लिए यहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक के बाद एक भाजपा के भीतर दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ने नामांकन पत्र खरीद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिवंगत विधायक की धर्मपुत्र जयदीप वर्तवाल ने भी पार्टी के भीतर अपनी दावेदारी पेश कर दी। धर्मपुत्र ने दावा किया कि यहां दिवाकर विधायक के राजनीति का असली वारिस वे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पिछले 25 सालों से लगातार पार्टी के भीतर समर्पण भाव से काम किया जा रहा है। इस नाते मैंने भी कहा कि जो 2000 में रहा एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर प्रदेश में आखिरी छात्र महासंघ अध्यक्ष रहा, हमने हमेशा पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश करी है। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि शैला जी हमारी प्राथमिकता थी और जब जब पार्टी ने उनको चुनाव के लिए निर्देशित किया तो हम उनके साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुए। 6 चुनावों में से 5 चुनाव में हमारा विजय का रिकॉर्ड है। केवल एक चुनाव 2017 में हम दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए थे, इसका हमें भी अफसोस रहा हमेशा। इस नाते मैंने भी कहा कि जो पार्टी अगर आप देखते हैं अमेठी में अगर जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस में चुनाव देखने वाले व्यक्ति को सांसद का टिकट दे सकती है, तो विगत 30 वर्षों से केदारनाथ क्षेत्र में शैला जी और आशा जी का जो दबदबा था, उस दबदबे में हम एक कोण की तरह हमेशा खड़े रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हम पर क्यों नहीं विचार कर सकती है। भावनात्मक रिश्तों में, परिवार के रिश्तों के खातिर, उनके धर्मपुत्र के खातिर, उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने की खातिर और शैला जैसे कद को बनाए रखने की खातिर हमें मालूम है कि हम शैला जी की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन यह तयशुदा मानिए कि शैला जी से कमतर हम भी किसी कीमत पर नहीं है। इस खातिर हमने दावेदारी, मुझे उनकी पुत्री की दावेदारी से किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। मैंने कल भी अपनी प्रेस वार्ता में यही कहा कि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी, सौरभ बहुगुणा जी, सतपाल महाराज जी, रेखा आर्य जी, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि शैला जी के राजनीतिक जीवन में जयदीप सिंह वर्तवाल की उपयोगिता क्या थी एवं ऐश्वर्या रावत की उपयोगिता क्या थी। अब आप प्रकरण कहेंगे तो 1.5 साल पहले मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठा था, तो आज तो मम्मा ऊपर है, हम तो उन्हें मम्मा ही कहते थे। तो शैला जी ने बड़े खुले मन से कहा कि भाई साहब, मुख्यमंत्री जी को कहा कि मेरी राजनीति जयदीप है, मुझे सब कुछ हासिल करवाने वाला जयदीप है और ये मेरी बेटी ऐश्वर्या है। भाई साहब, इसके लिए हमने कुछ देखना है। अगर मैं इस बात को शैला जी का संज्ञान लेके कह रहा हूं, वो हमारी पितृ आत्मा है। आज हमारी जो है, मैं उनको मां मानता था, शैलपुत्री मानता था। अब शैलपुत्री का देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी के जमाने से विजय बहुगुणा और हरीश रावत उन्हें शैलपुत्री बोलते आए। तो मुझे आज बात मलाल इस चीज का है कि शैलपुत्री भारत रत्न अगर सचिन तेंदुलकर को मिलेगा तो उसका बेटा थोड़ी अपने नाम के आगे भारत रत्न लिखेगा। शैलपुत्री शैला रानी रावत को बखूबी 25 सालों से कांग्रेस से भाजपा के इतिहास तक सभी लोगों द्वारा कहा जाता था, सभी वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों द्वारा कहा जाता था। हमारा केवल संवादी जो बुनियादी सवाल हैं वो हैं। मुझे उनकी दावेदारी से किंचित मात्र भी लेश मात्र कहीं पे कोई संदेह नहीं है और बड़ा स्वाभाविक है। और क्यों नहीं, जब चंदन रामदास जी का निधन हुआ तो उनके सुपुत्र तो 8-10 महीने से जो है तैयारी कर रहे थे लोकसभा विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किसे दिया? चंदन रामदास जी की पत्नी को। प्रकाश पंत जी के यहां क्योंकि विकल्प भी मौजूद नहीं था, इसलिए प्रकाश पंत जी की पत्नी को टिकट दिया गया। मगन सिंह जी के यहां कोई विकल्प मौजूद नहीं था, इसलिए मगन सिंह जी की पत्नी को टिकट दिया गया। स्वर्गीय हरबंश कपूर जी के यहां अमित कपूर जी तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट दिया गया उनकी मां जी को, सविता कपूर जी को टिकट दिया गया। तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में यही बात रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार को यह लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को टिकट दिया ही जाना है, तो राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, केदारनाथ विधानसभा में शैला जी जैसे भारी भरकम नेतृत्व को देखते हुए, उनकी विरासत को संभालने के लिए सक्षम नेतृत्व को देखते हुए हम भी एक भावनात्मक रिश्ते
उत्तराखंड में श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ यहां पर सरकार ने कदम बढ़ाते हुए श्रम विभाग की तरफ से श्रमिक परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा में उनके मनपसंद विषयों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया और इसे लेकर श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा BOCW बोर्ड की ही तरफ से उठाया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि शर्तों के मुताबिक बच्चों की पसंद का कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और सरकार ने उन विषयों पर कॉलेज में जितनी फीस तय की है उतनी धनराशि श्रमिक बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। नर्सिंग करना चाहता है बीटेक। BOCW एक बोर्ड है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है। हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए देते हैं, उनके हेल्थ के लिए देते हैं। तो उसमें ये डिस्कशन हुआ हम लोगों का विभाग स्तर पे कि हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं, कुछ सीट्स तय की हुई हैं कि अलग अलग कोर्सेज में अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो ये उस पर डिस्कशन के बाद आया, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो जहां भी वो एडमिशन लेना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिस भी लेवल में, जिस भी तरीके की पढ़ाई में, MBBS करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो उसका खर्चा जो है हम बोर्ड से, BOCW जो हमारा है उससे हम बियर करेंगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि वो कौन से कोर्स में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां भी एडमिशन लेना चाहे। हाँ, वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए और जो मान्यता मिलती, जो रेगुलेटरी कमीशंस, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मान्यता देती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज को, वहां से उसके पास मान्यता होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड की हुई है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज उनकी फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्राइवेट कॉलेज की भी, तो जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड की उतना पैसा बोर्ड देगा। तो जो बच्चे मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष यहां GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्ते पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन विधायकों से मिलने वाले निर्वाचन विधायक भत्ता, जो कि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, जनसेवा भत्ता और वेतन बिल्कुल बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देना ही है तो सिर्फ ईंधन, स्टेशनरी और VIP जो भत्ता है और साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा आदि का ही लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क मोर्चा जल्द ही इस लूट को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेगा। प्रेस वार्ता में अशोक चंडोक ने ही भीम सिंह बिष्ट भी यहां पर मौजूद रहे। हालात में आप देख रहे हैं प्रदेश के ऊपर इस समय लगभग 90,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है और उसका लगभग हम 6,600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ब्याज के रूप में हम चुका रहे हैं। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थितियों में जब प्रदेश कंगाल होने की दिशा में एक विधायक को लगभग 3 लाख रुपए से अधिक वेतन भत्तों के नाम पर देना निश्चित तौर पे ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इन 3 लाख में मजे की बात आप सुन लीजिए कि 1.5 लाख रुपए तो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, 60,000 रुपये जन सेवा भत्ता है, 30,000 रुपये वेतन है, उसके बाद जो है 40,000 रुपये इनको पेंशन मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है और मैं समझता हूँ देश के इतिहास में एक अनूठा सवाल है। कहीं आपने सुना है कभी कि वेतन 30,000 है और पेंशन 40,000 प्लस है? बताइए, ये हालत है। पेंशन भी दे रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद प्लस तेल ताल का खर्चा भी 20,000 रुपये के करीब दिया जा रहा है। और एक विधायक को, जो मौजूदा विधायक है, उसको लगभग 27,000 रुपये प्रति माह डीजल पेट्रोल के नाम पे इस तरह मिला करके 3 लाख रुपए के करीब हो रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ये प्रदेश की जनता के साथ साथ इस प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा घातक है। आज प्रदेश आखंड भ्रष्टाचार में जो डूब रहा है, इन्हीं तुष्टीकरण की वजह से डूब रहा है। प्रदेश में जो हमारा कर्मचारी है उसको क्या दे रहे हैं? जो कई कई वर्षों तक सेवा करता है उसको पेंशन का लाभ नहीं है। और इन विधायकों को शपथ देते ही जो है अगले दिन से पेंशन हो जाती, कोई इनके साथ दुर्घटना हो जाए, इस्तीफा दे दे तो पूरी जिंदगी भर ये पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए और इसके लिए हम, चाहे हमें माननीय हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़े, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़े, इनके पेंशन और ये वेतन भत्ते बंद कराने के लिए हम निश्चित तौर पे इनकी शरण लेंगे। और दूसरा हमारा इसमें एक पहलू ये है, अगर इनको देना ही है तो ठीक है, आप डीजल पेट्रोल का दे दीजिए, PA का दे दीजिए, थोड़ा बहुत और जो छोटे मोटे स्टेशनरी खर्चे वो दे दीजिए। ये जन सेवक है, न कि सरकारी सेवक। भाई सरकारी सेवक है तो आप इनको देते रहिए, ये तो जनता के सेवक है, जनता के लिए काम करने के लिए आए, तो इन्हें किस बात का वेतन भत्ते? ये प्रदेश को सरासर लूटने के लिए। और जब हम उसमें एक बात और करते हैं, जब जनता को कुछ देने की बात आती है, विकलांगों को देने की बात आती है, किसी विधवा को देने की बात है, तब ये वित्त का रोना होता है। लेकिन अपने लिए रातों रात ये सारी सुविधाएं मनवा लेते हैं।
उत्तरकाशी के जड़ा पिंगल के पास एक जेसीबी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई, जिसमें जेसीबी ऑपरेटर का पैर दबने के कारण वह फंस रहा था और इसकी सूचना तत्काल एसडीआरएफ को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लगभग 7 घंटे की कड़ी जद्दोजहद के बाद यहां कटिंग इक्विपमेंट की सहायता से जेसीबी के टुकड़ों को काटकर जेसीबी ऑपरेटर को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया और रेस्क्यू के बाद ऑपरेटर को स्ट्रेचर की सहायता से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधम सिंह नगर के ही जसपुर क्षेत्र में जसपुर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जसपुर पुलिस द्वारा टांडा प्रभापुर जंगलों में और यहां भोगपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और इस दौरान कच्ची शराब की 6 भट्टियों समेत लगभग 6000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलोर की नारसन ब्लॉक के गांव यहां ठसका में पिछले 1 सप्ताह से डेंगू ने अपना कहर बरपाया हुआ है। वहीं इस बीच 3 बार स्वास्थ्य विभाग अपना कैंप लगा चुका है, लेकिन आज भी 8 मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक और डेंगू के इलाज की पूरी तरह सुविधाओं का स्वास्थ्य विभाग दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जब दावा कर रहे हैं तो जमीनी सतह पर उस दावे का कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। एडमिट करे हैं, उन्हें दवाई का पर्चा थमा दिया, बाहर से दवाई लेकर आओ। कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका। उन्हें मरने के कगार पे भेज दिया वहां इन्होंने। कितने लोग गए? 8 लोग गए। हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? पर्चा दे दिया, बाहर से दवाई लेकर आओ। इससे अच्छा तो अपने घर इलाज करा लेंगे। इनका कैंप का फायदा क्या हुआ हमें यहाँ? सरकार से क्या मांग? उनका इलाज कराओ, जब सरकार पर दवा है दवाई दो ना उन्हें, या लोगों को मारने का ठेका ले रखा है। कैंप को बंद कर दो। यहाँ किस तरह से पीड़ित थे? कौन से रोग से पीड़ित थे? डेंगू। क्या कहा गया यहाँ कह दिया आपकी वहाँ पे वो लगा हुआ डेंगू का अलग वार्ड बना हुआ, वहाँ इलाज होगा। लेकिन वहाँ 10 बजे गए हुए, उन्हें कोई भी आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगा अब तक। अब पर्चा दे दिया, बाहर से दवाई ले आओ। हमने तीसरा कैंप आज लगाया है। यहाँ डेंगू के मरीज कुछ आए हुए हैं, तो 19 तारीख को लगा था, 22 को और आज 25 को लगाया है। अब 22 तक 161 मरीज देखे गए थे, जिसमें से 35 पॉजिटिव आए थे, जिनमें कुछ काफी रिकवर हो चुके हैं। 8 मरीजों को आज हमने सिविल अस्पताल रुड़की भेजा है तथा क्या कहते हैं कि आज 172 मरीज देखे गए हैं, इसमें से 106 का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। सर, रुड़की में क्या वार्ड सिविल अस्पताल रुड़की में 20 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। तो वहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है? उनका जो जरूरत होगी उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो जरूरत होगी उनको। क्या और कहीं गांव में भी सर जा रहे हैं? नहीं, गांव में हमने पूरा सर्वे कराया है। हमारी आशा एएनएम और क्या कहते हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर और डेंगू वॉलंटियर ने उस पर पूरा सर्वे कर रही है। तो डेंगू से बचाव के लिए भी कोई यहाँ पर उपाय किए गए? हाँ, डेंगू से बचाव के लिए यहाँ कल भी फॉगिंग करी गई, आज सुबह भी फॉगिंग करी गई है और हमने एडीओ पंचायत को भी निर्देश दे दिए कि वो घर घर जाके पेटी स्प्रे करेंगे। हमारे पास जो साधन है, हम संसाधन पूरा उपयोग करके पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। जैसे हमें पता चला यहाँ मरीज आए हैं, हमने तुरंत कैंप लगा दिया। फिर साधन पूरी तरह से आपके पास मौजूद है? हाँ, हमारे पास दवाइयाँ सारी उपलब्ध है। दवाइयाँ जो जांच के सारा सामान है, हमारे पास किट है जिसका हम दवाइयाँ दे रहे हैं। पौड़ी जिले की कई विभाग सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन शिकायतों का ही समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है। डीएम पौड़ी ने एसडीएम कोटद्वार, डीपीआरओ पौड़ी और डीएफओ लैंसडाउन और चिकित्सा अधिकारी पशुपालन के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए, जबकि राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग और लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, ग्राम्य विकास विभाग समेत 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएम पौड़ी ने बताया कि यहां पर सीएम हेल्पलाइन में ही यहां जिले की 119 शिकायतें 36 दिन से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी दर्ज हैं, जिस पर सुस्त अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उनकी शिकायत को सुना नहीं जा रहा है। लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसी। भाजपा के सोशल मीडिया आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया। इस संबंध में भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज करनवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। भाजपा की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य भाजपा सोशल मीडिया सेल और आईटी सेक्टर करता है और इसमें उत्कृष्ट कार्य करने पर रुड़की जिले से सोशल मीडिया प्रभारी विकास प्रजापति, आईटी प्रभारी जो कि सुशील रावत हैं और कलियर मंडल आईटी प्रभारी जो कि सोहन सिंह राणा और नीरज रंधावा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा में जो प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देखा जाता है और समय समय पर सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर सोहन सिंह राणा ने कहा कि हमें आईटी क्षेत्र में ये दायित्व देने का जो कार्य कर दिया गया है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आईटी प्रबंधन की प्रदेश प्रभारी मयंक गुप्ता, विधायक प्रदीप बत्रा का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि हम सभी सोशल मीडिया और आईटी क्षेत्र के जिले और मंडल के पदाधिकारी भाजपा की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज जो हमें मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया है, आज उसके विषय में हमारे विधायक जी जो है, हमारे जो मित्र लोग हैं या हमारे पंकज नंदा जी हैं, इन सब ने हमें सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। हमें आईटी संयोजक हो, हमें उसके लिए मीडिया में जो हमें लोकसभा में जो हमें कार्य सौंपा गया था, हमने वो काम किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी हमसे खुश हुए और उन्होंने हमें सम्मान किया। जीत के समीकरण तो हमारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत के रहेंगे। लोग वोट क्यों दें? लोग को का वोट है कि जो लोग पहले आज जो अब देखो नई नगर पंचायत बनी है, पहले लोगों से लोग परेशान हो चुके हैं, किसी ने काम किया। आज तक हमारे गांव के अंदर या हमारे नगर पंचायत के अंदर कभी आज तक सिविल लाइन नहीं आई, कभी कोई ऐसी व्यवस्था, जितने भी आते शौचालय दिए या आयुष्मान दिया या जो भी सुविधाएं दिया आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है, इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। चलो वहां सम्मान, अगर वहां चेयरमैन नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, आगे बनेंगे। जो सब कमेटी के अधिकार थे उस पर कुठाराघात है वो, क्योंकि सब कमेटी विधानसभा की जो सब कमेटी होती है उसमें पूरी ताकत विधानसभा की होती है और उसकी रिपोर्ट को एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा काटना ये गलत है। दोबारा उस पर विचार किया जा रहा है और सरकार ने जो ये भत्ते बढ़ाए हैं, विधानसभा में जो भत्ते बढ़े हैं, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में बहुत ज्यादा तनख्वाह है विधायकों की, यहाँ तो आधी भी नहीं है उसके। तो यानी कि नेता अगर ताकतवर होगा तो जनता ताकतवर होगी। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि सब कमेटी की रिपोर्ट को जो कि तो को सचिव को अग्रसारित करना चाहिए था, कैबिनेट में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो कि तो भेजनी चाहिए थी। ये सचिव महोदय जो भी होंगे उनकी गलती है। देखिए, पूर्व विधायकों का एक संगठन है, उसमें मैं महामंत्री हूं। मैं इतना कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, तो ऐसे अधिकारियों को बीजेपी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बिठाकर सरकार के द्वारा ये साबित कर दिया गया कि सरकार भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबी हुई है और सरकार द्वारा विभागों के अध्यक्षों को 2-2 वर्ष का सेवा विस्तार देने का भी काम किया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस पर यूपीपीसीएल के ही एमडी के सेवाकाल को लेकर इस माह उसे समाप्त हो गया है, होना भी था और इसकी कार्यकाल के समय उन पर कई भ्रष्टाचार पर आरोप लगे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप इनके कार्यकाल के दौरान इन पर लगे और इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उनको पीछे के दरवाजे से ही सेवा विस्तार देने का कार्य चल रहा है। तो राकार सेवा विस्तार के ही नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवानी चाहिए उन पर सरकार मेहरबानी कर रही है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है
ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्राकृतिक रोजगार खनन को जो है अन्य राज्य की कंपनी को देने का काम हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, उन सब जगह पर कहीं न कहीं स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखता है। और सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम भी किया है और एक बड़ा क्लस्टर तैयार किया जा रहा है 500 एकड़ के आसपास अलग अलग विभागों की ज़मीन को, उसको एक सरकारी संस्था को देकर उसकी तैयारी गुजरात की एक संस्था को देकर एजुकेशन हब डेवलप कराने का है, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है। तो उसी क्रम में ये भी है जो देखिए सेवा विस्तार नियमावली जो बनी है, एक तो जो ये एक्सटेंशन है वो सेवा नियमावली विस्तार के खिलाफ है, उसकी नियमावली से बाहर है। दूसरी बात, सेवा विस्तार जो भी अधिकार निहित है सरकार को, इसलिए है कि कोई योग्य अधिकारी हो जिससे प्रदेश का फायदा हो रहा हो तो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है 6 महीने का। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाना साफ साफ है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।